नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे और 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों के निर्माता डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में गुरुवार रात निधन हो गया। गंभीर हालत में उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराए जाने के कुछ ही देर बाद अस्पताल में उनके निधन की खबर दी। मनमोहन सिंह के निधन से पूरे देश में शोक की लहर उठ गई है। सीएम धामी समेत कई बड़े नेताओं ने मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है। उत्तराखंड शासन ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड शासन के सचिव विनोद कुमार सुमन की ओर से आदेश जारी किया गया है। आदेश के तहत पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह के निधन के चलते राज्य में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक रखने का आदेश जारी किया गया है। आदेश के तहत 7 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय शोक के दिनों में कोई भी शासकीय मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। आपको बता दें कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब नहीं रहे। 92 वर्ष की आयु में एम्स में उनका निधन हो गया है। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। सीएम धामी समेत कई बड़े नेताओं ने मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है। उत्तराखंड शासन ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक आदेश जारी किया है। बता दें कि उत्तराखंड शासन के सचिव विनोद कुमार सुमन की ओर से आदेश जारी हुआ है। आदेश के तहत पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह के निधन के चलते राज्य में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक रखने का आदेश दिया गया है। आदेश के तहत 7 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय शोक के दिनों में कोई भी शासकीय मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचकर भीमताल में हुए बस हादसे में घायलों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुशीला तिवारी अस्पताल प्रशासन से घायल मरीजों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। साथ ही घायलों के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना करते हुए उनके परिजनों से भी मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने बताया कि अब तक इस घटना में 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 2 गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें एयर एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश भेजा गया है, जबकि 22 अन्य घायलों का यहीं उपचार किया जा रहा है। भीमताल में हुए बस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जहां एक मरीज की इलाज के दौरान गुरुवार को सुशीला तिवारी अस्पताल में मौत हुई है। वहीं गंभीर रूप से घायलों को एयर एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश भेजा जा रहा है। अब तक 2 मरीजों को एफटीआई हेलीपैड से एम्स ऋषिकेश एयरलिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि भीमताल में एक बड़ा बस हादसा हुआ था और इस बस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है, जहां एक मरीज की इलाज के दौरान गुरुवार को ही सुशीला तिवारी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। वहीं गंभीर रूप से घायलों को एयर एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि अब तक 2 मरीजों को एफटीआई हेलीपैड से एम्स ऋषिकेश एयरलिफ्ट कर दिया गया है। हल्द्वानी के गौलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेलों की मशाल और खेल विभाग के प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य, लाल कुआं और भीमताल के विधायक सहित खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है। इसलिए आम जनता के सहयोग से इन खेलों को उत्सव बनाने का कार्य किया जाएगा। संकल्प से शिखर तक इन आयोजनों को पहुंचाने में आम जनता की सहभागिता जरूर है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि खेल की मशाल युवाओं के हाथ में रहेगी और इस राष्ट्रीय
खेलों से उत्तराखंड के खिलाड़ियों को वैश्विक पटल पर आगे बढ़ने में भी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत हो चुकी है और हल्द्वानी के गोलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेलों की मशाल और खेल विभाग के प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्या, लाल कुआं और भीमताल के विधायक सहित खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी इस बार उत्तराखंड कर रहा है, इसलिए आम जनता को सहयोग से इस खेल को उत्सव बनाने का कार्य किया जाएगा। संकल्प से शिखर तक इन आयोजनों को पहुंचाने में आम जनता की सहभागिता रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि खेल की मशाल युवाओं के हाथ में रहेगी और इन राष्ट्रीय खेलों से उत्तराखंड के खिलाड़ियों को वैश्विक पटल पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में विभिन्न खेल स्पर्धाओं का आयोजन होना है। सबसे अधिक आयोजन राजधानी देहरादून में होंगे। इसको लेकर खेल विभाग अपने स्तर से सभी तैयारियों को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। वहीं देहरादून के डीएम सविन बंसल ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने अपने विभाग के सभी कार्यों को 1 सप्ताह के अंदर दुरुस्त कर लें। उन्होंने कहा कि विद्युत आपूर्ति के लिए बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी, पेयजल, पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस सहित तमाम विभाग ऐसे हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को कहा गया है कि व्यवस्थाओं को समय से दुरुस्त कर लिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकांश खेल स्पर्धाओं का आयोजन देहरादून में ही होना है। ऐसे में यहाँ पर अधिक संख्या में खिलाड़ी, कोच और उनसे जुड़े विभिन्न लोग मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार ठोस पहल में जुटी हुई है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही के चलते राजकीय अस्पताल में तैनात 158 डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि ये सभी डॉक्टर पर लंबे समय से बिना सूचना के अनुपस्थित थे। उन्होंने इस कार्यवाही को मंजूरी देकर स्वास्थ्य विभाग में अनुशासन लाने का बड़ा संदेश दिया है। बर्खास्त किए गए 158 डॉक्टरों में से 60 ने कभी अपनी नौकरी ज्वाइन ही नहीं की, जबकि 59 बिना बताए गैर हाजिर थे। 39 डॉक्टर ऐसे हैं जो प्रशिक्षण अवधि से ही गायब चल रहे थे। इस लापरवाही का सबसे ज्यादा असर दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों के मरीजों पर पड़ रहा था, जिन्हें इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चिकित्सकों की कमी से मरीजों के हाल पहले से ही बेहाल थे और अब उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार अपने प्रयासों में जुटी हुई है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं में चलती लापरवाही के तहत राजकीय अस्पतालों में तैनात 158 डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि ये सभी डॉक्टर लंबे समय से बिना सूचना के अनुपस्थित थे। उन्होंने इस कार्यवाही को मंजूरी देकर स्वास्थ्य विभाग में अनुशासन लाने का एक बड़ा संदेश दिया है। बर्खास्त किए गए 158 डॉक्टरों में से 60 ने कभी अपनी नौकरी ज्वाइन ही नहीं की थी, जबकि 59 बिना बताए गैर हाजिर थे। 39 डॉक्टर इनमें से ऐसे थे जो प्रशिक्षण अवधि से ही गायब चल रहे थे। इस लापरवाही का सबसे ज्यादा असर दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों के मरीजों पर पड़ रहा था, जिन्हें इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, डॉक्टरों की कमी तो पहले से ही थी, 158 डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त कर देने से आखिर लोगों को और किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है?
देखिए, मैं बात करूं तो ये जो हटाए गए हैं वो डॉक्टर हैं जो पहले भी काम नहीं करते थे और जिनकी इच्छा नहीं थी ऐसी जगहों पे काम करने की। तो मतलब ये था कि लापरवाही बरतने के चक्कर में उनको जो है बिल्कुल ही ये हो गया था कि जब में भी कोई मरीज आए तब भी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन अब तो दिक्कत होंगी, लेकिन तब भी दिक्कत हो रही थी। और सरकार का ये है कि हम अगर पैसे दे रहे थे तो फिर लोगों को दिक्कत का सामना क्यों करना पड़े। अगर ये इस तरीके की काम चलेगी फिर आगे जो टीचर व डॉक्टर होंगे उनको कम से कम ये मिलेगा कि हाँ जी, हमारी लापरवाही का ये नतीजा होता है। तो इसलिए जो है ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि बहुत बार उनको वार्निंग दी गई थी और काफी ये किया गया था कि इस तरीके से हरकतें न करें, लेकिन न मानने का कारण यही था कि जो है आज उनको बर्खास्त करना पड़ा। जी जी सतीश, बने रहिए हमारे साथ, हम आगे आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के चयन को लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें चुनाव समिति के सदस्यों ने गहनता से मंथन किया। बैठक खत्म होने के बाद गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि नगर पालिका नगर पंचायत प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाते हुए निगम महापौर के नामों को संस्तुति के लिए केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है। बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से सभी पालिका एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दिया गया। वहीं निगम महापौर के नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन के भीतर प्रत्याशियों के नामों की पहली सूची जारी हो जाएगी। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश, आखिर क्यों देरी हो रही है भाजपा को अपने प्रत्याशी चुनने में? ऐसा क्या ढूंढ रही है भाजपा प्रत्याशियों में? देखिए, मैं बात करूं प्रत्याशी चयन की तो लगातार भाजपा कांग्रेस मंथन कर रही है और लगातार जो है ये चल रहा है कि किसको टिकट दिया जाए कि और कौन कैंडिडेट जो है चुनावी दावेदार हो। कल रात तक बैठक चली है और उसमें मंथन हुआ और जो है मेयर पद के लिए और नगर पंचायत के अध्यक्ष जो हैं उनके लिए जो है दिल्ली नाम भेजे गए हैं और उसके बाद आज लगभग तय हो जाएगा शाम तक कि किसका जो है टिकट फाइनल किया जाए। तो उसको लेकर लगातार मंथन चल रहा था और मंथन अब खत्म हुआ। अब दिल्ली नाम भेजे गए हैं, लेकिन अभी भी घोषणा होनी बाकी है और कब तक घोषणा होती है ये तो आज देखा जाएगा। शाम तक होती है, कल सुबह तक फाइनल होता है, लेकिन मंथन का दौर अब लगभग खत्म हो चुका है। अब जो है पार्षदों का इनका जो है आज शाम तक जो है प्रत्याशी उनके नाम की लिस्ट लगभग आने वाली है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सतीश। हरिद्वार पहुंचे कृषि मंत्री गणेश जोशी कंबल वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। फेरूपुर में ग्रामीण कल्याण समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 22 गांव के 700 परिवारों को कंबल वितरित किए गए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने गरीबों की सहायता के कामों के लिए ग्रामीण कल्याण समिति के कार्यों की सराहना की। गणेश जोशी ने कहा कि दूसरों की सहायता करने से मन को संतुष्टि मिलती है। इस तरह के कार्यों से समाज के अन्य लोगों को भी दूसरों की सहायता करने की प्रेरणा मिलती है। 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलने वाले विंटरलाइन कार्निवल का आज लाइब्रेरी चौक पर जिला अधिकारी सविन बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने बलून उड़ाकर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका द्वारा संचालित पशु वाहन गोल्फ कार्ट, शटल सेवा वाहन, विद्युत वाहन के साथ ही लोकल बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मॉल रोड स्थित फूड फेस्टिवल का भी उन्होंने उद्घाटन किया। गांधी चौक पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने विंटर कार्निवल ध्वज फहराया। इस मौके पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि विंटर लाइन कार्निवल से जहां पर्यटकों के लिए मनोरंजन होगा, वहीं इससे शहर के व्यापार में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि विंटर लाइन कार्निवल में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही साहसिक खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 और 28 दिसंबर को प्रदेश के अन्य जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है।
खासकर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जनपद में भारी बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, जिससे कड़ाके की ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने के आसार है, जिसके चलते 27 और 28 दिसंबर को प्रदेश में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। खासकर 2200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान है, जिससे तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड बढ़ने के आसार हैं। यानी कुल मिलाकर कहें तो नए साल के दौरान सैलानी पर्यटक स्थलों पर बर्फबारी का खूब लुत्फ उठा सकते हैं। हालांकि मौसम विभाग ने इस दौरान आवागमन के साथ ही ठंड से बचने के विशेष सावधानी बरतने की चेतावनी भी दी है। रुड़की में देर रात चोरों ने मंगलौर के जैन मंदिर में लाखों रुपयों की चोरी कर ली। सुबह जब पुजारी ने मंदिर खोला तो अंदर के ताले टूटे हुए थे, जिसके बाद उसने लोगों को मामले की सूचना दी। सूचना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के बाद पुलिसकर्मियों को सूचना दी गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि चोरी से करीब 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि रुड़की में देर रात एक चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने मंगलौर के जैन मंदिर में लाखों रुपयों की चोरी कर ली है। सुबह जब पुजारी ने मंदिर खोला तो अंदर के ताले टूटे हुए थे, जिसके बाद उन्होंने लोगों को मामले की सूचना दी। सूचना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और जानकारी के बाद पुलिस कर्मियों को सूचना मिली। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि चोरी से करीब 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर चोरों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। हमारे संवाददाता वीरेंद्र चौधरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र, आपके पास में क्या जानकारी है? जी माधवी जी, अगर बात की जाए रुड़की के मंगलौर कस्बे में जो एक जैन मंदिर था, बड़ा प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिर में एक चोरों ने देर रात इसमें लूट का काम किया है। इसमें जो छत्र थे, जो उसका जो पेटी थी, जो दान पेटी थी, वो अगले महीने खुलनी थी। इसमें 50 लाख रुपए के करीब की बता रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी जो चोरी हो सकती है, क्योंकि दान पेटी में बताया नहीं जा सकता कितना धन था। इसमें जो सोने के छत्र थे या बाकी और जो इसका जो मटेरियल था, जो बड़ी मूर्ति थी, जो इसमें गहने जो चढ़े हुए थे, सभी ने चोरों ने हादसा लिया। इसमें सुबह लेकर सूचना दी और आला अधिकारी जो मौके पर पहुंचे, आला अधिकारी ने पहुंचकर एक टीम गठित की है। टीम गठित करने के बाद पुलिस अपनी जो छोटे छोटे बिंदुओं पर ध्यान दे रही है, जिससे चोरों को जल्दी पकड़ा जाए। जी माधवी जी। वीरेंद्र जी, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए धन्यवाद। विकास नगर की कुल्हाल पुलिस चौकी पर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं 3 अन्य साथी फरार हो गए हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी भास्कर लाल शाह ने बताया कि 9 मोटरसाइकिल वाहन इन चोरों से बरामद किए गए हैं। इन चोरों ने विकास नगर, सहसपुर और हिमाचल प्रदेश के अन्य स्थानों से बाइकों की चोरी की है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी भास्कर लाल शाह के द्वारा बताया गया है कि फरार अभियुक्तों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं पकड़े गए चोरों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड भौगोलिक दृष्टि से अति संवेदनशील है, जिसको देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग लगातार आपदा से निपटने की तैयारी में जुटा रहता है। इसी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग और वन विभाग राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों पर वनाग्नि से निपटने के लिए संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन करने जा रहा है। इसको लेकर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि एनडीएमए भारत सरकार के निर्देशों पर आपदा प्रबंधन और वन विभाग संयुक्त रूप से वनाग्नि से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। साथ ही विनोद कुमार सुमन ने बताया कि 7 जिले ऐसे हैं जिनमें वनाग्नि की घटनाएं ज्यादा होती हैं। उन जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि निकाय चुनाव होने के कारण तिथियों में बदलाव किया जा सकता है। इसके बाद जो तिथि तय की जाएगी, उस तारीख को मॉक ड्रिल का आयोजन होगा।
इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।